खबर जहां पर पुलिस को कामयाबी मिली है। 4 लोगों की हत्या करके जलाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि भतीजे पप्पू राम ने ही ये चारों हत्या की थी। मृतक पूनाराम के भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक पूनाराम के भतीजे ने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पप्पू राम को गिरफ्तार किया है। बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसने ये 4 मर्डर किए हैं, 4 लोगों की हत्या की और फिर उसके बाद उनको जला दिया। पप्पू राम के बड़े भाई ने सूरत में आत्महत्या कर ली थी और हत्या की आशंका को लेकर दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था और इसी बात को लेकर पूनाराम के भतीजे ने इस वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल मृतक पूनाराम के भतीजे तेजाराम ने सूरत में आत्महत्या कर ली थी। पूनाराम के भाई भैराराम को इस बात को लेकर शक था कि उसकी हत्या पूनाराम ने करवाई थी, जिसको लेकर अक्सर दोनों भाइयों में विवाद होता था और एक दिन आवेश में आकर पूनाराम ने इस पर हामी भर दी, जिसके बाद बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए पप्पू राम ने पूनाराम के बेटे रेवत राम की हत्या करने का प्लान बनाया और मौके पर वो नहीं मिलने पर उसने पूरे परिवार की ही हत्या कर दी। चिरई चौकी है, उसमें एक गांव आता है रामनगर। में पुलिस को सूचना मिली कि 4 डेड बॉडीज जो है एक गांव घर में मिली है, जो जली हुई अवस्था में, और जिसको लेकर अभी मैं और कलेक्टर साहब मौके पर हैं और एफएसएल टीम के द्वारा मौके का गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है और परिवारजन से अभी हमने एफआईआर प्राप्त कर लिया है और उसमें अग्रिम अनुसंधान अब हम लोग इस पर बहुत ही गहनता से सारे तकनीकी और हर तरह का साक्ष्य लेकर इसमें हम लोग अनुसंधान करेंगे। अभी आपसी रंजिश बताई जा रही है, जैसी अभी बात आई है, अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, बट हाँ इस तरह की बात अभी आई है, उस पर हम लोग अभी अनुसंधान करेंगे डिटेल्स। सर आपकी नजर से ये मामला क्या लगता है? अभी तो प्रथम दृष्टया जो मौके को देखकर लग रहा है कि हत्या हुआ है और उसके बाद फिर जलाने का प्रयास हुआ है। बाकी एफएसएल की टीम जो रिपोर्ट देगी और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर हम लोग पूरी स्टोरी बता पाएंगे आपको। पप्पू राम सन ऑफ भैराराम, उम्र 19 साल है और पूर्व में कुछ जो इनके बीच में रंजिश हुई है उसको लेकर भी गहनता से अनुसंधान चल रहे। प्राइमा फेसी अभी 2 बातें आई हैं कि कुछ तो एक इन्होंने ज़मीन का विवाद बताया कुछ साल पहले था और कुछ जो एक्यूज्ड परिवार है, जो आरोपी परिवार है, उसके एक लड़के की मृत्यु सूरत में हुई थी, इसको लेकर वहाँ पे अनुसंधान गुजरात पुलिस में जो चल रहा है उसकी भी हम लोग डिटेल लेंगे। कुछ ये बात आई है कि उस जो घटना हुई है उस आरोपी परिवार के लड़के के साथ, उसमें कहीं इन्हें शक था कि इस परिवार का हाथ है और इसके लेकर भी रंजिश थी। तो 2 एंगल है और अभी एग्जैक्टली कहना बहुत जल्दबाजी होगा, तो हम लोग हर एंगल जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसने अभी हमें जो बताया है कि हत्या कैसे की, सुबह 4 बजे आया और कुल्हाड़ी के माध्यम से हत्या करके जलाया है। और इसी खबर की अपडेट जयपुर से भी आपको दे दें। उसी हत्याकांड पर बड़ी खबर यह है कि सरकार इस हत्याकांड को लेकर जवाब देगी। शाम 5 बजे सरकार ओसियां हत्याकांड मामले में अपनी तरफ से जवाब देगी। तो आपको बता दें कि लगातार इस मामले पर सरकार को घेरने की विपक्ष की तरफ से कोशिश की गई। अब सरकार इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेगी और किस तरह से यह हत्याकांड हुआ, क्या इसमें पुलिस का किरदार रहा, किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है आरोपी की, और ये जो हत्याकांड सामने आया, 4 लोगों की जान गई, उसके बाद उनको जला दिया गया, किस तरह से विपक्ष हमलावर था सरकार के ऊपर। अब सरकार अपना पक्ष रखेगी, इस पूरे मामले में बताएगी कि आखिर यह घटनाक्रम क्या रहा और किस तरह से पुलिस की यहां पर तत्परता देखने को मिली कि उसने आज जिस दिन यह मामला सामने आया उसी दिन 24 घंटे से अंदर ही इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर लिया। शाम 5 बजे का वक्त होगा जब सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर अपना जवाब दिया जाएगा। ओसियां हत्याकांड को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा और ये चौतरफा निंदा की गई कि किस तरीके से एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई और उसके बाद फिर उनको जला भी दिया गया। आरोप कानून व्यवस्था को लेकर लगने लगे, आरोप जोधपुर में पुलिस अधिकारियों पर लगने लगे कि कहीं ना कहीं उनकी निष्क्रियता कथित तौर पर सामने आ रही है, जिस वजह से कानून व्यवस्था का माहौल बन रहा है।
और वहीं उसी हत्याकांड को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा सीएम खुद गृह मंत्री हैं और जोधपुर में ऐसे अपराध अंजाम दिए जा रहे हैं जिसे वो रोकने में नाकाम है। वो यही नहीं रुके और उन्होंने आगे कहा राजस्थान में रियल एनकाउंटर की जरूरत है, जबकि पुलिस फेक फर्जी एनकाउंटर करके अपनी पीठ थपथपाती रहती है। बेनीवाल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पुलिस का जो एनकाउंटर करने वाला था वो व्यक्ति वही था जो भंवरी मामले के अंदर जेल में था। उसकी पीठ थपथपाई, बोला साहब इसको इनाम दो। भंवरी के मामले में जेल में डाला उसको, और वो डीएसटी टीम का इंचार्ज था, उसको इसमें इनाम दे रहे फेंके एनकाउंटर के अंदर। इसमें अगर 24 घंटे के अंदर आरोपी नहीं पकड़े गए तो बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में करेगी। जोधपुर के अंदर निर्देश हमने दे दिए, अभी कलेक्ट्रेट को घेर भी लेंगे। राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक पारित हो गया है। सदन से राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक को पारित करा लिया गया है। सदन में मंत्री शकुंतला रावत ने कहा मेला प्राधिकरण बिल हिंदू विरोधी नहीं है। शकुंतला रावत ने कहा श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलें, इसी उद्देश्य से सरकार ये बिल लेकर आई है। मंदिर हर इंसान का है, यहां कोई भी जा सकता है। दर्शन के लिए हिंदू मंदिरों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। कांग्रेस सरकार ने ही मंदिरों के विकास के लिए खर्चा किया है, पैसे दिए हैं। और ये बातें जो कही गई राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक पारित होने के दौरान कही गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सदन से राजस्थान में प्रभारी सचिव होंगे और मंत्री होंगे और सारे विभाग के सचिव होंगे, सभी विभाग और विभाग, और जो जिला कमेटी होगी जैसे जिसमें अध्यक्ष कलेक्टर है, उसके बाद में वहाँ जो भी उसका आयोजक और वो सारे लोगों को पहले विभाग जोड़े जाएंगे, चाहे पीएचडी हो, यूडीएच हो, पुलिस विभाग हो, कृषि विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, सारे विभाग इसमें इसलिए जोड़े जाएंगे, बिजली विभाग, क्योंकि उन सारे विभागों की उसमें जरूरत पड़ती है। तो ये सारी व्यवस्था करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। उद्देश्य यही है सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा यही है कि किसी भी मेले में कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। सब मेले में जो दर्शनार्थी आते हैं उन्हें सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई जाए। विधानसभा में पेपर लीक को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पेपर लीक प्रकरण को उठाया। आरपीएससी परीक्षाओं की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी भी की और राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आरपीएससी के पेपर लीक मामलों की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग उठी। इस प्रकार आपने जुडिशियल सर्विस के अंदर आरपीएससी को नोटिस देता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच को नोटिस देता है, क्यों नहीं ईओ और आरओ की परीक्षा में भ्रष्टाचार प्राथमिकता से दिखाई दे रहा है, इनको रद्द कर दिया जाए। और एसीबी के प्रमुख क्लीन चिट दे देते हैं और जब तक कि जांच अधिकारी कहता है विजय सिंह कॉल डिटेल की जांच होनी है। ये क्या माजरा है? कौन है ये राज्य मंत्री घुमंती जाति के लिए? आप किसके कल्याण के लिए कह रहे हो? ये गोपाल केसावत कौन है? ये आरपीएससी अब भ्रष्टाचार का तांडव बन गई है। हमारी मत मानो पर उनकी तो मानो, पायलट साहब के जिन्होंने अपने पैरों की छालों की कसम खाकर कहा था आरपीएससी भंग होनी चाहिए। इसलिए मैं और मेरा दल इस आरपीएससी ने अब तक जो परीक्षाएं ली है इन सब की सीबीआई से जांच हो। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि बीजेपी सरकार आने पर आरपीएससी को भंग कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के और हेराफेरी के मामले मुख्यमंत्री जी जनता जवाब मांगती है कि आप कहीं कहीं सारे मामलों में, सारे भ्रष्टाचार के मामलों में अली बाबा आप ही हैं और आप ही की सरपरस्ती में यह भ्रष्टाचार हो रहा है। राजस्थान की जनता आपसे जवाब मांगती है और आरपीएससी जैसी संस्था को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों ने घोटाला किया है उनको सजा तो मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में आरपीएससी को भंग करके यूपीएससी की तर्ज पर एक अच्छी पारदर्शी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का भी काम करेगी। सीकर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर उन्होंने बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में तैयारियों का जायजा लिया। सीपी जोशी की कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। पार्टी के सभी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर सीकर में सक्रियता बीजेपी की देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी राजस्थान में सीकर दौरे को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसएमएस हॉस्पिटल के धनवंतरी कॉटेज में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। धनवंतरी कॉटेज में भर्ती हुआ था आरोपी और ऑनलाइन केयर कंपनी से देखभाल के लिए अटेंडेंट बुलाया था। आरोपी ने बहन के भर्ती होने की बहाने बुलाई थी अटेंडेंट लड़की। इसके बाद अटेंडेंट को कॉटेज में छोड़कर चली गई और मैनेजर कॉटेज में अटेंडेंट को अकेला पाकर भर्ती आरोपी ने छेड़छाड़ की। पीड़िता ने एसएमएस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस आरोपी को हिरासत में ले चुकी है। ये आज दोपहर बाद एक युवती ने आकर शिकायत दी थी कि वो होम केयर जो कंपनी है उसमें काम करती है, तो फोन से उसको जो कंपनी में फोन किया गया था आरोपी के द्वारा और आरोपी ने अपनी बहन को यहाँ भर्ती होना बताया था। उसकी जो वार्ड में होम केयर के लिए उसको बुलाया गया था। तो ये जो आरोपी है वही उसको नीचे से ऊपर कमरे में लेकर आया था और उसके बाद जब युवती ने यहाँ देखा कि कोई महिला भर्ती नहीं है तो उसने उसका ऑब्जेक्शन किया, तो इसने महिला के साथ छेड़छाड़, युवती के साथ छेड़छाड़ की। कोई दुष्कर्म की बात सामने? दुष्कर्म नहीं होना बताया है युवती ने और आगे जांच एसीपी साहब कर रहे हैं। ये बड़ी खबर कोटा से आ रही है, जहां पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा में रिश्वतखोरी का गोरख धंधा सामने आया। चित्तौड़गढ़ जिला अफीम अधिकारी अरुण कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अरुण कुमार के खिलाफ कोटा एसीबी ने केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान एसीबी को कार में 2,16,000 रुपए की रकम मिली थी, कैश मिला था। अफीम काश्तकारों से अवैध वसूली की सूचना पर एसीबी ने तलाशी ली। एसीबी ने धनेश्वर बूंदी में ये तलाशी ली थी। टोल नाके पर कार को रुकवाया और फिर तलाशी ली तो उसमें ये रकम मिली है, ये नकदी मिली है। तो कोटा की इस खबर के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा में रिश्वतखोरी का गोरख धंधा सामने आया है, जहां चित्तौड़गढ़ जिला अफीम अधिकारी अरुण कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अरुण कुमार के खिलाफ कोटा एसीबी ने एक केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने जयपुर सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इमरान खान और मोहम्मद यूनुस रतलाम के रहने वाले हैं। इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को लंबे अरसे से इनकी तलाश थी। इस रिपोर्ट में देखते हैं। सूफा पर महाराष्ट्र पुलिस का प्रहार, पकड़े गए जयपुर सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार। जयपुर सीरियल ब्लास्ट की साजिश की थी तैयार। गौर से देख लीजिए, पुणे पुलिस के शिकंजे में यह सूफा से जुड़े आतंकी हैं, जिनकी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को लंबे अरसे से तलाश थी। इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। आरोप है जयपुर सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने का। नाम है इमरान खान और मोहम्मद यूनुस और रहने वाले मध्य प्रदेश के रतलाम के। रतलाम के सूफा आतंकी संगठन के 2 एक्टिव मेंबर को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि बीती देर रात 3 बजे पुणे इलाके में 3 लोग बाइक चुरा रहे थे। उस वक्त पुणे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस ने देखा कि 3 लोग इलाके से बाइक चोरी कर रहे हैं। उन तीनों को अपने हिरासत में लेकर के पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पुणे पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी 18-19 जुलाई को बाइक चुराने की फिराक में थे। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। इनका एक साथी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। पूछताछ में शक होने पर पुलिस ने इनके घर की तलाशी ली। फिर पता चला इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी एनआईए के वांटेड हैं। इनके घर से एक लाइव राउंड, 4 मोबाइल, लैपटॉप बरामद किए गए हैं। 3 संशयित उन्हें मिले जो मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों ने उसका पीछा करके अरेस्ट किया। बाकी भी हमारी टीम वहां पहुंची और जब हाउस सर्च के लिए उनको ले जाया गया, उस सर्च के दरमियान एक संशयित भाग गया, लेकिन बाकी 2 हमारे कब्जे में थे। और हाउस सर्च के अंदर वहां पे एक खाली राउंड मिली, साथ में एक लैपटॉप और मोटरसाइकिल चोरी करने के जो साहित्य मास्टर कीज होते हैं
4 मोबाइल फोन्स वो सीज किया गया। इससे पहले 17 जुलाई को एनआईए ने रतलाम में छापा मारा था। टीम ने जयपुर को दहलाने की साजिश के मास्टरमाइंड इमरान पिता शरीफ की प्रॉपर्टी अटैच की थी। इमरान अपने पोल्ट्री फार्म में साथियों को आईईडी बम बनाने की ट्रेनिंग देता था और फिलहाल जेल में बंद है। अब इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है साजिश के और भी राज सामने आएंगे। जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए ने पहले ही चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 11 आरोपियों के नाम दर्ज हैं। उन 11 में इन दोनों आरोपियों के नाम भी शामिल हैं और अब इनकी गिरफ्तारी जो है हो चुकी है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच अब आगे एनआईए करेगी और देखना ये होगा कि जब इन दोनों की हिरासत एनआईए को मिलेगी तो पूछताछ में क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं। कैमरामैन अविनाश लुंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 मुंबई। सचिवालय में हुए समझौते के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। बेनीवाल ने कहा कि सचिवालय से उन्हें आश्वासन मिला है कि 7 दिनों में जो मांगें उन्होंने रखी हैं वो मानी जाएंगी। इसके अलावा अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में बजरी माफिया के गोलीबारी के मुद्दे पर भी बेनीवाल ने पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। हनुमान बेनीवाल ने और क्या कुछ कहा है, हमारे संवाददाता आसिफ खान ने उनसे खास बातचीत की। साथ इस वक्त नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मौजूद हैं। हनुमान बेनीवाल हाल ही में इन्होंने बजरी माफिया का मुद्दा उठाया था, अवैध बजरी खनन का मुद्दा उठाया था और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से इन्हें आश्वासन मिला है कि 7 दिन के अंदर अंदर इनकी तमाम मांगों के ऊपर सुनवाई होगी। हम उनसे बात करते हैं। हनुमान जी, 7 दिन का वक्त दिया आपको। 7 दिन के अंदर ये कहा गया है कि सारा जो बजरी से जुड़े आपने मुद्दे उठाए वो सब सुलझा लिए जाएंगे। आप आश्वस्त हैं इसको लेकर? देखिए, पिछले 1 महीने के दरमियान 8 जून से हमने आंदोलन शुरू किया था राजस्थान के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ। और बजरी माफिया के खिलाफ मैं जो विधानसभा के अंदर था, लोकसभा में हमेशा मैं लड़ता रहता हूँ, चाहे माफिया कोई सा भी हो, बजरी, पर्यटन, भू माफिया, शराब माफिया, मेरी हमेशा माफियाओं के खिलाफ लड़ाई रही। इसी का परिणाम था बीजेपी छोड़ के मुझे बाहर आना पड़ा, क्योंकि पूरा माफियाओं का कोकस उस समय वसुंधरा जी के साथ था। बजरी माफिया के खिलाफ हमने 9 बड़ी रैलियां राजस्थान में की, जिसमें टोंक की कल रैली थी। एक बड़ा प्रदर्शन जब बजरी के मामले को लेकर शंकर मीणा की हत्या टोंक जिले के अंदर कर दी गई थी, उस समय भी मैं वहाँ था और करीब 2 दिन तक वहाँ प्रदर्शन चला। मेरे विधायक थे और उस समय भी सहमति बनी थी कि बजरी माफिया पे शिकंजा कसा जाएगा। हमारी प्रमुख मांग है कि एक तो बजरी की दरें न्यूनतम करे, नंबर 1। नंबर 2, बजरी का जो ठेका दिया गया, ये 80 के लगभग 80 माइंस है राजस्थान के अंदर। ये एक ही व्यक्ति और उसके पार्टनरशिप में सारी चलती है। ये इसकी इतनी दादागिरी है, अंडरलोड ओवरलोड से लेके एक जगह का रवाना जारी करेगा, उसको कहीं का दिखा देगा। और बहुत बड़ा, ये शायद 4 लाख 5 लाख करोड़ से ज्यादा बड़ा घोटाला रेत का हुआ राजस्थान के अंदर। तभी तो आप देखिए कि बजरी को लेकर आए दिन हत्याएं हो रही। कल चित्तौड़ के अंदर जिससे गुर्जर समाज के लोगों पे फायरिंग हुई। इसमें हमारी जो डिमांड थी कि बजरी माफिया ने जो आतंक फैलाया, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। सबसे ज्यादा मुकदमे मैंने ही दर्ज कराए, जोधपुर में 5 कराए, रिया में 4-5 कराए, नामजद 302 के 1 दर्जन ज्यादा मुकदमे बजरी माफिया के खिलाफ। अवैध बजरी इसको 3 मीटर तक ये खोद सकता अधिकतम नदी के अंदर, ये एनजीटी की गाइडलाइन है। और इसने खो दिया 20 फीट, 25 फुट, 30 फुट। और रेत का स्टॉक ये वहां नहीं कर सकता बजरी का। अगर कन्वर्ट लैंड है वही रेत का स्टॉक करेगा। इस बिना कन्वर्ट लैंड 12 लाख टन रिया में, 15 लाख टन ये पकड़ा गया। सारा सिस्टम हैक हो गया सारी। और जहां भी जाए, बाड़मेर में गए तो कांग्रेस का नेता पार्टनर, भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता पार्टनर, हनुमानगढ़ में पार्टनर, कोलायत में तो कांग्रेस के मंत्री और नेता पार्टनर, और टोंक के अंदर पार्टनरशिप। जो टोंक का सेठी है वो कांग्रेस के किन नेताओं का दोस्त है, किनके साथ। ये सारी जो बात है, इसको लेकर किसी न किसी को लड़ना होगा। बीजेपी मौन है क्योंकि बजरी वाला उनको भी चंदा दे रहा है और बीजेपी के नेताओं से 7 स्टार होटलों में दिखता है। और कांग्रेस चुप है क्योंकि आधा दर्जन लोग इसमें शामिल है। और राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। आज ओसियां से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भी अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिव्या मदेरणा ने कहा, मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद ही सुरक्षित नहीं हूं, मुझ पर पुलिस सुरक्षा में हमला हो जाता है। पुलिस सुरक्षा के अंदर मैं वहां जाती हूं, 2 दिन से जा रही थी। कितने थानों की पुलिस थी, आईजी एक अरेस्ट नहीं करा के उस फाइल को सिरोही टिकवा देते हैं। खाना पूर्ति करके एफआईआर लगा दीजिए, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जनता की आवाज बनकर आई हूं। लेकिन किसान वर्ग
और ओसियां की जनता के साथ अन्याय नहीं होगा। मेरी सरकार से अपील है। बहुत एफिशिएंट एसपी है हमारे, कलेक्टर भी बहुत तीव्र गति से काम करते हैं, वो भी मौके पर पहुंच गए। सरकार पूरा मुस्तैदी से, कल आप देखिए संगठित अपराध पे हम बिल लेकर आए थे, डीजीपी काम कर रहे हैं। आई थिंक आईजी जो हैं वो बिल्कुल ही उनकी अप्रोच ठीक नहीं है और उनकी वजह से जोधपुर में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है और आईजी को तुरंत पीएचक्यू बुला लेना चाहिए और फील्ड पोस्टिंग हटाएं आप। भरतपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में बाजार में एक ज्वेलर्स के मालिक से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया कि ज्वेलर्स और उनके बेटे के पास फोन आया, जिसमें अरुण फौजी गैंग का सदस्य बताकर 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई और नहीं देने पर कुलदीप जैसा हाल कर देने की धमकी दी गई। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। मामला दर्ज होने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में कुलदीप जैसा हाल कर देने की धमकी को लेकर व्यापारी परिवार दहशत में। मैं तो सुबह नहा रहा था और मेरे फोन पे अनजान नंबर से फोन आया जो मेरे बेटे ने उठाया। उस पर एक व्यक्ति बोल रहा था अपने को अरुण फौजी गैंग का सदस्य बता रहा था और ये कहा कि 10 लाख रुपए 2 घंटे के अंदर चाहिए, ये तो कुलदीप जैसा हाल कर देंगे, 2 घंटे का समय है तुम्हारे पास। इसके बाद हम लोग डर गए, उनका फोन काट दिया। फिर दोबारा उसने उस नंबर पर फोन किया, फिर हमने नहीं उठाया। तो 2-3 बार फिर फोन आए, बेटे के नंबर पर भी किया, फिर दोबारा मेरे नंबर से ही आया। फिर उसमें उसने कहा कि क्या सोचा, सोच लो नहीं तो वही हाल होगा जो बताया। इस तरह की बातें की। जयपुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरपीएससी के नाम पर भ्रष्टाचार की नई इंडस्ट्री शुरू की गई है। गोपाल केशावत 18 लाख लेते पकड़ा गया और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। तो आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से लगातार सरकार के ऊपर हमला किया जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला गया। इस दौरान बताया गया कि आरपीएससी के नाम पर भ्रष्टाचार की नई इंडस्ट्री शुरू हो गई है। गोपाल केशावत 18 लाख लेते पकड़ा गया और क्या कुछ वहां पर बातें रखी गई वो सुनते हैं। अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम राजस्थान की जनता के प्रति ये जवाबदेहिता हमारी रहेगी, कहीं 1% भी, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे आम जन में भय व्याप्त हो रहा हो, जहां महिलाएं असुरक्षित हो, अपराधी बेखौफ अपराध कर रहे हो, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो, जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं, लचर कानून व्यवस्था के कारण राजस्थान अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, जहां एक शांति प्रिय प्रदेश है। मुख्यमंत्री जी अपने बेटे का वैभव उठाने में लगे हैं तो राजस्थान का वैभव गिर रहा है, इसकी उनको चिंता नहीं है। मैं आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये बाबूलाल कटारा कौन है जिससे गिरफ्तार होने के बाद कहा कि मैं 1.5 करोड़ रुपया देकर आरपीएससी का सदस्य बना? किसने बनाया और किसने बनाया? मुख्यमंत्री जी क्या संबंध है इससे आपका? इनका पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशावत अभी 18 लाख रुपए लेते हुए सलाम पकड़ा गया यू परीक्षा भर्ती में, जो कह रहे हैं कि। और इसी के साथ फिलहाल